दोस्तों आगे वीडियो में आप गोदी मीडिया एंकर किशोर अजवानी की सचिन पायलट द्वारा की गई जबरदस्त धुलाई देखने वाले हैं। इंटरव्यू में गोदी मीडिया के एंकर किशोर अजवानी ने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट ने गोदी की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। वीडियो के आखिर में तो गोदी एंकर ने सचिन पायलट से राम मंदिर पर सवाल पूछकर उन्हें हिंदू विरोधी दिखाने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद तो गोदी एंकर को सचिन पायलट ने बड़े अच्छे से धोकर वहीं पर सुखा दिया। धुलाई होते ही गोदी एंकर भी अपने असली रंग में आकर गांधी परिवार पर निशाना साधने लगा और इशारों में राहुल गांधी को राजनीति में अनफिट बताने लगा। उसकी चाल पर सचिन पायलट ने गोदी एंकर से उसका एजेंडा पूछते हुए उसकी गजब धुलाई करना शुरू कर दिया। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। हमने तो 370 हमारी तो पक्की है, हम तो ये 400 पार के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी नारा देना तो बहुत अच्छी बात है चुनाव से पहले, लेकिन अगर इतना अति आत्मविश्वास भाजपा के अंदर होता तो ना तो वो बिहार में जो करते, जो उन्होंने किया वो करते, ना वो कांग्रेस या बाकी दलों के नेताओं को अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते। अगर खुद में इतना वो सशक्त होते, मजबूत होते, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा इतना बड़ा बहुमत लेने की उनमें अगर क्षमता होती तो ऐसा नहीं करते। पर वो तो चलो नारा दे रहे हैं, आप तो नारा भी नहीं दे रहे। आप तो ये भी देश नारों से नहीं चलता है ना, देश परफॉर्मेंस से चलता है, देश नीतियों पे चलता है, गवर्नेंस पे चलता है। देश में जो जिन ताकतों को जनता पसंद करती है, उनको वोट डालती है, वही तो शासन करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीते हैं, हम तेलंगाना जीते हैं, हम कर्नाटक जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की हर जगह जो डबल इंजन का जो नारा देते हैं वो कामयाब होता है। और बीजेपी या किसी और दल को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। हम एक चुनाव, दो चुनाव हार जाएं, जीत जाएं, इससे भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं ये वो पार्टी कह रही है जिसने इमरजेंसी लगाई थी। अब ऐसे तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं कि किस पार्टी ने क्या किया था। उसका इमरजेंसी लगाई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जनता ने इंदिरा जी को चुनाव हराया, बिल्कुल ठीक। 2.5 साल के बाद उसी जनता ने दोबारा कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया था। तो किसी को सोचना नहीं चाहिए कि जनता हमेशा हमेशा के लिए हमारी जेब में रहेगी। पब्लिक बहुत समझदार है, वो मौका देखती है, व्यक्ति देखती है, निर्णय को देखती है, परफॉर्मेंस को देखती है। धारणा जो आप कह रहे हैं कि हम चुनाव 2 राज्य में हार गए, 4 राज्य में हार गए, 2 लोकसभा हार गए। हम 2 लोकसभा हारे हैं ना, 2 जीते भी तो थे, 2004 में और 2009 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीते भी हैं, 2 बार हार गए हैं। अब फिर 2 हाथ होंगे 2024 में, पता पड़ेगा कौन जीतता कौन हारता है। अब तो ये हालत है कि ऐसा देखना है कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलता है नहीं मिलता, उसके लिए 54 सीटें चाहिए। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ऐसी आप ये भूमिका बना रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप इनकम देख लो, इनकम डिस्पैरिटी देख लो, किसानों के हाल देख लो, नौजवानों के हाल देख लो, महंगाई के हाल देख लो, मिडिल क्लास के हाल देख लो। चीन लगातार हमारी सीमा में आक्रमण करके घुसता चला जा रहा है, तो जवाब देना पड़ेगा ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, और जब 3 काले कानून वापस लिए थे तो कहा था कि एमएसपी पर एक लीगल गारंटी लेकर आएंगे। हमारी पार्टी ने, खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ अंदर ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब कई मुद्दे हैं उनके, कई आपने कहा बिंदुओं पे वो बात करते हैं। एक बात जो वो करते हैं और जनता सुनती है और जनता फिर पूछती है, राम मंदिर। आप राम मंदिर जाएंगे? आप एज सचिन पायलट? क्यों नहीं जाऊँगा? जब मेरा मन करेगा तब मैं जाऊँगा, जब मुझे बुलावा आएगा तब जाऊँगा, 10 बार जाऊँगा। किसका बुलावा? जब मैं जब जाता हूँ तिरुपति या वैष्णो देवी, तो मैं किसी का निमंत्रण आता है मेरे को, या मैं किसी की मेरे को इजाज़त चाहिए। लेकिन ये जो ठेका है ना कि भाई इस दिन इस वक्त जब निमंत्रण आएगा तब आप जाएंगे तो अच्छे हैं, और वो 5000 लोग ही हैं जो जा सकते हैं वहाँ पे। बाकी जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो नास्तिक हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सिर्फ नेता, अभिनेता और इंडस्ट्री, इन्हीं को न्योता दिया। और कौन देने वाले हैं? इल्जाम तो ये ना कि आपने तो बनने नहीं दिया था ये मंदिर तो ये आप। अब इतिहास किसने खुलवाया था, किसने क्या था, छोड़ दीजिए। ये जो निर्माण हुआ है, माफ कीजिए, ये निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी पक्षों ने उसको माना और हमने सहर्ष उसका स्वागत किया कि एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने बोला है। ये किसी नेता, किसी दल या किसी मुद्दा तो उनका था, मैनिफेस्टो में उनका था। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा किसी का भी हो, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, उस कोर्ट के निर्णय को सबने माना है, स्वागत किया है। लेकिन राम सिर्फ उस एक मंदिर में ही है क्या? राम तो कण कण में है, राम हर प्राणी में, हर जीव में है, पूरी सृष्टि में है। जब मन करेगा हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? और दमखम के साथ जाएंगे। लेकिन ये लेंस में लगा के देखना कि इनवाइट किया कि नहीं किया, किसको किया, कौन गया नहीं गया, ये थोड़ा राजनीति होती है। धर्म अलग है, देखो धर्म और आस्था इट्स अ मैटर ऑफ होम एंड हार्ट। हम किसकी पूजा करते हैं, किसका भजन गाते हैं, कब व्रत रखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ये हमारी अंदर की भावना है। संविधान सबका है, सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए है, सबको बराबर की दृष्टि से देखना पड़ेगा। यही राजधर्म बोलता है। राजधर्म नहीं बोलता कि आप अपनी धार्मिक भावनाओं को शासक प्रकट कर कर उसका पॉलिटिकल फायदा ले ले। ये कभी राजधर्म नहीं रहा। आपकी छवि ये है कि आप माइनॉरिटीज के वोट लेने के लिए तो उनके धर्म के तो सिंबल्स को अपना लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के सिंबल्स को अपनाने में बिल्कुल गलत है। किशोर जी, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो इस देश का नागरिक है और वहाँ बात समाप्त हो जाती है। वो किस धर्म की पालना करता है वो डिक्टेट नहीं करता कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए माइंड में। और ये बात हिंदू मुसलमान की करना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि देश में और भी धर्म है और सब बराबर के नागरिक हैं और उन बराबर का अधिकार देश के अंदर है।
लेकिन किसी एक का साइड लेके दूसरे को आप तराजू में तोलें, वो गलत मानता हूँ उसमें। तो ये बताइए इनमें सचिन जी, आप अपना क्या भविष्य देखते हैं भविष्य पार्टी में, पार्टी से बाहर, आप सेंटर में, राजस्थान आप में? मुझे बताइए आपका एजेंडा क्या है? आपने शुरुआत करी थी, तब आपने पूछा, अब आप एंड कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अब आपको सर्टिफिकेट मैं ला के दूंगा या आप मुझसे लेंगे। मेरा तो मेरी पार्टी, लीडरशिप और मेरी पब्लिक और जनता। आप जब लीडरशिप की बात करते हैं पार्टी की, तो इल्जाम ये लगता है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप तो मतलब एक परिवार है, और यही परिवारवाद है जो परिवार पार्टी चलाएं। तो आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी एक परिवार चला रही है। मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए। ऐसी कौन सी पार्टियां चुनाव होते हैं, पहली बात मुझे बताइए। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, दोबारा उनको एक्सटेंशन मिल गया। किसने नामांकन भरा, किसने वोट डाले, कैसे चुने गए, किसी को पता ही नहीं है। वहाँ तो आप नहीं पूछते हैं। हमारी पार्टी में जहाँ चुनाव हुए, मतपेटियाँ रखी गई, वोट डाले गए, 2 लोग लड़े चुनाव, या 3 लोग, थरूर साहब लड़े, खड़गे साहब लड़े, वो चुनाव जीते। इलेक्टेड निर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, उनको तो आप कह रहे हो कि आप पार्टी नहीं चला रहे हैं। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मैं राजस्थान में यात्रा करता हूँ, कोई और यात्रा करता है, तो पार्टी का काम कर रहे हैं, सब मिलकर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव हुआ, एक वर्किंग कमेटी है। राहुल गांधी सिर्फ एक एमपी है, पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, और बड़े नेता चेहरा तो हमारे। पार्टी के वही दिखते हैं ना। तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है अगर देखते हैं। तो वही चला रहे हैं पार्टी। अगर वो कार्यकर्ता ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या वो पार्टी को ज़्यादा लाभ दे सकते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर हर एक काम करता वो है। पार्टी में कुछ नहीं तय करते। सलाह सब करते हैं, हमसे भी सलाह करते हैं। अगर खड़गे जी को निर्णय लेना है तो सोनिया जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, उनसे बात करके करते हैं, कंसल्टेशन होता है। हमारे यहाँ वैसा नहीं जो बाकी दलों में आप सोच रहे हो कि बस एक आदमी बोल दिया सारा काम हो गया। चर्चा समाप्त होती है, और कंसल्ट करने में क्या बुराई है। अगर कल खड़गे जी और सोनिया जी बैठ के बात करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, तो उसमें किसी को आपत्ति है? क्यों होनी चाहिए? अब आप कहना चाह रहे हो कि सारे निर्णय जो नड्डा जी लेते हैं वो खुद लेते हैं, बात नहीं करते होंगे बाकी नेताओं से, प्रधानमंत्री से या किसी और से? करते होंगे ना।